अचानक साउथ कोरिया शहर में एक कुख्यात डकैती गिरोह ने सिर उठा लिया है। वे बेपरवाह होकर पूरे शहर में तांडव मचाते हुए एक के बाद एक बैंक लूटना शुरू कर देते हैं। डकैतों के तांडव से पूरे शहर में आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में डकैतों को पकड़ने की जिम्मेदारी जासूसी विभाग की स्पेशल फोर्स को दी जाती है। इसके बाद शुरू होती है डकैत बनाम जासूसी फोर्स की रोमांचक चोर पुलिस की खेल। आखिरकार स्पेशल फोर्स डकैतों को पकड़ पाएगी या डकैत और बेपरवाह हो जाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो देखते रहें। ऐसी ही चोर पुलिस की मास्टर प्लान वाली फिल्म है कोल्ड आइज। फिल्म की शुरुआत में साउथ कोरिया के एक मेट्रो स्टेशन को दिखाया जाता है। शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो फोन पर बात कर रहा था और सुख नाम की एक लड़की से थोड़ा धक्का देकर पास से निकल जाता है। दूसरी तरफ हैंग नाम का एक और यात्री एक स्टेशन पर उतरने पर एक महिला से टकरा जाता है। वहां हैंग के हाथ से एक पेपर नीचे गिर जाता है और यह घटना सुख ने थोड़ी दूर से देखी थी। इसके बाद हैंग एक स्टेशन पर उतरता है तो सुख उसके पीछे पीछे फॉलो करती है। हैंग वहां से एक रेस्टोरेंट में जाता है तो सुख भी वहां आकर दूर से उसे फॉलो करती है। दूसरी ओर जेम्स नाम का वह व्यक्ति ट्रेन से उतरकर एक बिल्डिंग के पास इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब एक सीसीटीवी कैमरा पर सूरज की रोशनी पड़ती है तभी जेम्स वहां एक कार में एक बॉम्ब सेट करके छोड़ देता है। दूसरी ओर शहर के एक बड़े बैंक को दिखाया जाता है। वहां रोज की तरह आज भी बैंक का काम ठीक चल रहा था। जेम्स बैंक के पास की एक बिल्डिंग में आकर आसपास की सारी चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है। असल में जेम्स एक कुख्यात बैंक डकैत है। आज की डकैती को अंजाम देने के लिए जेम्स के बाकी सदस्य भी बैंक के आसपास तैयारी कर रहे थे। इसके बाद जेम्स अपने बैग में रखा वायरलेस डिवाइस कनेक्ट करके अपने सभी सदस्यों से संपर्क करता है। तभी बैंक के पास की उस बिल्डिंग में एक कार में विस्फोट हो जाता है जिसमें जेम्स ने पहले बॉम्ब लगाया था। फायर सर्विस और पुलिस समेत सभी की नजर उस कार विस्फोट की ओर चली जाती है। इसी दौरान डकैत बैंक के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। उनमें से एक ग्राहक बनकर पहले से ही बैंक के अंदर बैठा था। इसके बाद वे सभी को गन पॉइंट पर लेकर सारे पैसे बैग में भरने लगते हैं। इस डकैती के लिए उनके पास सिर्फ कुछ ही मिनट का समय निर्धारित था, लेकिन उनका एक सदस्य ज्यादा लालच में आकर निर्धारित समय खत्म होने के बाद भी अपने बैग में कुछ और पैसे भरने लगता है। इसी बीच पुलिस को खबर मिलते ही वे बैंक की ओर बढ़ने लगते हैं। बाकी डकैत तब तक बाहर आकर कार में इंतजार कर रहे थे। आखिरकार लालची डकैत ज्यादा पैसे लेकर बाहर आता है तो वे खतरनाक तरीके से वहां से भागने लगते हैं। टाइम लॉस के कारण पुलिस उनके पीछे लग जाती है। बगल की बिल्डिंग से जेम्स सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए उन्हें निर्देश देता रहता है। डकैतों में से एक सदस्य जो बैंक के बाहर था वह एक बड़ा ट्रक लाकर पुलिस की कार के सामने एक्सीडेंट कर देता है। फिर वह दूसरी तरफ के दरवाजे से भाग जाता है। इससे पुलिस की कार्स वहां टकरा जाती हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। इसी दौरान डकैत सफलतापूर्वक भाग जाते हैं। दूसरी ओर सुख जब रेस्टोरेंट में बैठकर हैंग को फॉलो कर रही थी तब हैंग खुद सुख के पास आकर बैठता है। सुख वहां से जाने की कोशिश करती है तो हैंग उसे हल्का धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद हैंग अपना परिचय देता है कि वह एक स्पेशल क्राइम ऑफिसर है। सुख भी जासूसी विभाग की नई सदस्य है और उसका पहला टेस्ट था कि वह हैंग को चुपके से फॉलो करे। हैंग समझ जाता है कि सुख ने उसे पूरे दिन फॉलो किया है। वह जानना चाहता है कि सुख ने कितना ध्यान दिया है। सुख एक एक करके सब कुछ बता देती है कि हैंग कब किस ट्रेन में चढ़ा था, किस नंबर के कोच में था और क्या कर रहा था। लेकिन सुख एक महत्वपूर्ण बात नोटिस नहीं कर पाई थी कि जब हैंग एक महिला से ट्रेन में टकराया था तो उसने एक पेपर वहीं छोड़ दिया था। हैंग समझाता है कि जासूसी विभाग में काम करने के लिए छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है और अधिक सावधान रहना पड़ता है। सुख तनाव में आ जाती है क्योंकि उसकी नौकरी अभी स्थायी नहीं हुई थी। सुख को लगता है कि शायद उसे स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हैंग के वहां से जाने के बाद सुख देखती है कि हैंग ने टेबल पर एक कागज छोड़ा है। उसमें लिखा था कि उसे स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। सुख तब बहुत खुश हो जाती है। दूसरी ओर देखा जाता है कि वे डकैत एक जगह पर इकट्ठा होकर पैसों को आपस में बांट रहे हैं। तब उनका लीडर जेम्स उनमें से एक को बुरी तरह पीटता है क्योंकि उसने डकैती के दिन अधिक लालच करके समय बर्बाद किया था और उसकी वजह से सभी के पुलिस के हाथों पकड़े जाने की संभावना थी। इसी कारण वह उसे मारते मारते जान से मार देता है और बाकी लोगों को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देता है। इसके बाद जेम्स अपने बॉस से मिलता है। बचपन से ही जेम्स अपने बॉस से डकैती के सारे काम सीखता आ रहा है। उसका बॉस जेम्स को बहुत सख्त और चालाक बनाता है। दूसरी ओर
हैंग अपने ऑफिस में बाकी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर उन डकैतों से जुड़े लोगों की पहचान करने की कोशिश में लगा रहता है। वे शहर के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच करते हैं, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध नहीं मिलता। और जिस कार में जेम्स ने डकैती से पहले विस्फोट किया था, उस जगह पर सूरज की तेज रोशनी पड़ने के कारण कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। हालांकि वे काफी प्रयास के बाद उस ट्रक को पहचान लेते हैं जिसने पुलिस की कार का एक्सीडेंट किया था। उसका नाम किम था। इसके बाद वे किम को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उसे पकड़ने पर बाकी सदस्यों को पकड़ना आसान होगा। हैंग अपनी टीम को कई समूहों में बांटकर छद्मवेश में किम को ढूंढने निकल पड़ता है। खोजते खोजते अचानक उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह किम नहीं था, बल्कि दिखने में किम जैसा लग रहा था। इसके बाद देखा जाता है कि जेम्स अपनी टीम के साथ एक और चोरी के लिए तैयारी कर रहा है। जेम्स पास की एक बिल्डिंग से अपनी टीम को निर्देश देता रहता है और किम बाहर की सड़क से अलग अलग जानकारियां देता है। इसके बाद वे वहां सफलतापूर्वक डकैती को अंजाम देते हैं। जेम्स जिस बिल्डिंग से अपनी टीम को निर्देश दे रहा था, ठीक उसके बगल की एक और बिल्डिंग से एक व्यक्ति उनकी तस्वीर ले लेता है। जेम्स ये देखकर उस बिल्डिंग में पहुंचता है और उस व्यक्ति को वहीं मार देता है। इसके बाद जेम्स अपने बॉस से मिलने जाता है, जहां उसका बॉस उसे एक और चोरी के बारे में बताता है। लेकिन जेम्स अब और चोरी के काम नहीं करना चाहता था। वह बाकी की जिंदगी शांति से बिताना चाहता था। इसके बाद वह अपने बॉस की बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। जैसे ही वह अपनी कार में बैठता है, एक व्यक्ति उस पर हमला कर देता है। जेम्स किसी तरह अपनी जान बचाता है, लेकिन वह समझ जाता है कि अगर उसने अपने बॉस की बात नहीं मानी तो उसे दोबारा मारने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए वह मजबूरी में अपने बॉस को बताता है कि यह उसका आखिरी काम होगा। इसके बाद वह किसी भी तरह की चोरी नहीं करेगा। दूसरी ओर हैंग अपनी टीम के साथ कई दिनों से किम की तलाश कर रहा है, लेकिन वे किसी भी तरह किम का पता नहीं लगा पाते। वे बिना किसी योजना के इधर उधर खोजने लगते हैं। इसके बाद जब वे शहर का नक्शा देख रहे होते हैं, तभी सुक के दिमाग में एक विचार आता है। सुक हैंग से कहती है, देखो, जिस कैमरे में हमने किम को देखा था, उसके आसपास के किसी और कैमरे में वह दिखाई नहीं दिया। मतलब जिन रास्तों पर कैमरा फोकस नहीं करता था, किम उन रास्तों से चल रहा था। इसी वजह से वे किम को किसी और कैमरे में नहीं देख पाते। जहां किम ने एक्सीडेंट किया था, वे उस इलाके के आसपास खोजने लगते हैं। खोजते खोजते एक समय ऐसा आता है जब सुक को पीछे से किम जैसा एक व्यक्ति दिखता है और वह उसका पीछा करती है। लेकिन सुक को पक्का यकीन नहीं हो पाता कि वह किम है या नहीं। अचानक किम खरीदारी करने के लिए एक सुपर शॉप में घुस जाता है। वहां छद्मवेश में मौजूद हैंग की टीम का एक सदस्य किम को देख लेता है और बाकी सभी को बता देता है कि यही किम है। इसके बाद फिर से सुक उसका पीछा करती है। वह किम के साथ एक लिफ्ट में चढ़ती है ताकि किम को कोई शक न हो। सुक अलग अलग तरह से अनजान बनने का नाटक करती रहती है। इस तरह सुक उसके घर तक पहुंच जाती है। जब वह लिफ्ट से उतरने वाली होती है, तभी वह जानबूझकर कुछ सिक्के गिराकर खोजने लगती है। इस बीच सुक किम के फ्लैट का रूम नंबर देख लेती है। इसके बाद हैंग की टीम का एक सदस्य वहां पहुंचकर लिफ्ट के बटन से किम के फिंगरप्रिंट इकट्ठा करता है। फिर किम के कमरे के आसपास कई सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते हैं ताकि वे हमेशा किम पर नजर रख सकें। तो सुक हैंग से कहती है, हमने तो किम को खोज लिया है, फिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? तब हैंग बताता है कि उसे पहले गिरफ्तार करने पर बाकी डकैत सतर्क हो जाएंगे, तब असली डकैत को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी डकैती के दौरान जेम्स की तस्वीर लेने वाला जो व्यक्ति मारा गया था, उस घटना की जांच के लिए हैंग और उसकी टीम उस बिल्डिंग में आती है। हैंग वहां अंदाजा लगाता है कि उस बिल्डिंग की छत से पूरे इलाके को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। हैंग तब पक्का करता है कि डकैतों में एक लीडर है जो हमेशा ऐसी बिल्डिंग में पोजीशन लेकर बाकी डकैतों को निर्देश देता है। दूसरी ओर सुक किम के घर में लगे कैमरों के मॉनिटर पर बैठकर उसे लगातार देखती रहती है। इसी दौरान एक लड़की किम के घर के कूड़ेदान का बैग कूड़ा फेंकने वाले ट्रक में डालकर चली जाती है। तब सुक सोचती है कि उस कूड़े को देखने पर शायद कोई सुराग मिल सकता है। इसी संदेह में सुक और हैंग वहां पहुंचते हैं। इसके बाद सुक वहां आकर काफी खोजबीन करती है और उन्हें एक पजल गेम के कुछ फटे हुए नंबर मिलते हैं। वे सभी फटे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं। फिर वे ध्यान देते हैं कि उस प्लान में मौजूद नंबरों को जानबूझकर गलत रखा गया है। हैंग समझ जाता है कि इसके अंदर एक गुप्त कोड छुपा हुआ है। फिर वे उसे ऑफिस लाकर पूरी रात उस पर रिसर्च करते हैं। वे उन नंबरों को हजारों कॉम्बिनेशन में उलट पलट कर अलग अलग तरीकों से खोजते हैं कि कहीं कोई गुप्त नंबर मिल जाए। आखिरकार वे उन नंबरों से एक आईपी एड्रेस जनरेट करते हैं और वह आईपी एड्रेस उसी शहर की एक शेयर मार्केट कंपनी का होता है। तब हैंग समझ जाता है
कि डकैतों का अगला निशाना शेयर मार्केट कंपनी है। इसके बाद वे फिर से किम का पीछा करना शुरू करते हैं। किम कहीं जाने के लिए एक टैक्सी बुक करता है। फिर जब किम उतर जाता है तो पता चलता है कि टैक्सी चालक वास्तव में एक छद्मवेशी था। वह हैंग की टीम का सदस्य था। फिर बाकी टीम मेंबर मिलकर उस बिल्डिंग के एक गुप्त कमरे को निशाना बनाते हैं। वे उस कमरे की छत के अंदर एक कैमरा सेट कर देते हैं। दिखता है कि 6 डकैत मिलकर शेयर मार्केट कंपनी में चोरी के लिए अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं। ये सब कुछ खुफिया विभाग के सदस्य देखते हैं। तब वहाँ एक व्यक्ति ध्यान देता है कि उन डकैतों की संदिग्ध सूची में 7 लोग थे, लेकिन वहाँ केवल 6 लोग मौजूद हैं। इसका मतलब जो मौजूद नहीं है वह उनका लीडर था। और हैंग खुद भी तब समझ जाता है कि डकैतों का लीडर हर बार की तरह इस बार भी पास की एक बिल्डिंग से बाकी डकैतों को निर्देश देगा। इसीलिए हैंग तुरंत उस संदिग्ध बिल्डिंग में जाकर पोजीशन लेता है। जेम्स तब तक बिल्डिंग की छत पर आकर सब कुछ देख रहा होता है। उसी दौरान वह नीचे एक लड़की को देखता है और आसपास के माहौल को ध्यान से देखकर जेम्स समझ जाता है कि पुलिस को उनकी इस योजना के बारे में पता चल चुका है। इसीलिए वह तुरंत ही अपने बाकी सदस्यों को फोन करके प्लान कैंसिल करने और जल्दी से वहां से भागने को कहता है। इसके बाद जब जेम्स सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि कोई बहुत करीब से उसका पीछा कर रहा है। ये समझते ही वह खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है। जेम्स के भागने की खबर हैंग अपने बाकी टीम मेंबर्स को दे देता है। फिर हैंग भी वहां से कूदकर जेम्स के पीछे भागता है, लेकिन तब तक जेम्स छुप जाता है। तब तक हैंग की बाकी टीम ने शहर की लगभग सभी सड़कों को घेर लिया था। उस इलाके की पूरी ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद डकैतों और पुलिस के बीच जोरदार गोलीबारी होती है। इसमें 2 डकैत मारे जाते हैं। ऐसे हालात में वहां से 2 डकैत भाग जाते हैं और 3 को जिंदा गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे में हैंग और सूक जेम्स को खो देते हैं। इसीलिए कंट्रोल ऑफिस से उस संदिग्ध इलाके के सभी फोन को ट्रैक किया जाता है। और जेम्स इतना चालाक था कि वह पूरा मामला पहले ही समझ जाता है, जिस कारण वह अपना फोन पानी में फेंक देता है। हैंग और सूक फिर से ढूंढते ढूंढते थोड़ी देर बाद जेम्स का पता लगा लेते हैं। कुछ देर पीछा करने के बाद हैंग बताता है कि शायद जेम्स उसे पहचान चुका है। इसीलिए फिलहाल जेम्स की तरफ सूक को ध्यान देने को कहता है। फिर हैंग एक और टीम सदस्य को ट्रैफिक पुलिस बनाकर जेम्स को रोकता है और जेम्स को ट्रैफिक नियम तोड़ने का बताकर उसका आईडी कार्ड दिखाने को कहता है। दूर से तब भी सूक पूरी घटना पर नजर रख रही थी। असल में वे कोई भी अभी तक जेम्स का चेहरा सामने से पहचान नहीं पाए थे। जासूसी विभाग के नियमों के मुताबिक जेम्स को पहचानने से पहले उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर दिखता है जेम्स के जाने के बाद उनका एक कर्मी जमीन पर गिर जाता है। सूक दौड़ते हुए जाती है और देखती है कि जेम्स ने उनके उस कर्मी के गले में चाकू मार दिया है। फिर जब वे उसे अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं वह मर चुका है। आंखों के सामने इस तरह अपने कर्मी की मौत होने पर सूक टूटकर रोने लगती है। वहीं जेम्स वहां से भागकर आता है और अपने बॉस को फोन करके बताता है कि उसने एक ट्रैफिक पुलिस वाले को मारा है, इसीलिए वह अब रेड अलर्ट पर है। अब जेम्स ये काम पूरा नहीं करना चाहता, लेकिन बॉस जेम्स की बात नहीं सुनता और किसी भी हालत में उस काम को खत्म करने के लिए जेम्स पर दबाव डालता रहता है। तब जेम्स सोचता है कि उसने और पहले ही ये काम छोड़ देना चाहा था, लेकिन उसका बॉस उसे मजबूरी से काम करवा रहा है, जिसके कारण अब उसका जीवन बहुत ही खतरनाक हो चुका है। ये सोचते सोचते वह अपने बॉस के पास आता है, लेकिन उसका बॉस उसे मारने के लिए आदमी भेज चुका था। जेम्स उन लोगों को बुरी तरह मार देता है। जेम्स को उसका बॉस खुद इतनी चतुर और मजबूत बना चुका था, लेकिन आज वह उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। आखिरकार जेम्स ने सभी को मारकर अपने बॉस को भी वहीं मार डाला। वहीं हैंग ऑफिस में काफी टूट चुका होता है, क्योंकि उनके एक सहायक की मौत हो गई और ऊपर से उन्हें मिशन से बाहर करने का आदेश मिल चुका था। इसके अलावा आज तक वे मुख्य डाकू जेम्स का चेहरा भी पहचान नहीं पाए थे। यहाँ तक कि किसी भी कैमरे में जेम्स का चेहरा सामने से नहीं दिखा था। सुक अकेले बैठकर सारी टेंशन पर विचार कर रही थी। सुक अब तक जेम्स को सिर्फ पीछे से देख चुकी थी। हालांकि जेम्स को पीछे से देखकर उसके कपड़े और चलने की स्टाइल सुक बार बार सोचने लगती है। इसी सोच में अचानक उसे उस ट्रेन में धक्का खाने वाले आदमी का ध्यान आता है, जो हम फिल्म के शुरुआत में देख चुके थे। फिर सुक उस ट्रेन वाले आदमी के चेहरे को याद करने की काफी कोशिश करती है। आखिरकार वह आदमी का चेहरा सुक के दिमाग में साफ हो जाता है। सुक को यह भी याद आता है कि जेम्स उस दिन ट्रेन से उतरकर एक रेस्टोरेंट में गया था, इसलिए सुक उस रेस्टोरेंट के आसपास जाकर जेम्स को ढूंढने लगती है। अब अंत में सुक जेम्स का चेहरा देख लेती है।
देखा जाता है कि जेम्स रेस्टोरेंट में जाकर किसी परिचित से पासपोर्ट लेता है और एक पिस्तौल लोड करता है, क्योंकि जेम्स पहले ही दूसरे देश में भागने की योजना बना चुका है। अब सूक रेस्टोरेंट में जाकर हैंक को संदेश भेजकर बताती है कि उसने जेम्स को ढूंढ लिया है। तब हैंक वहां की ओर रवाना हो जाता है। तब तक जेम्स सूक की गतिविधियां देखकर समझ जाता है कि शायद वह उसे फॉलो कर रही है। फिर जेम्स सूक के पास जाकर पूछता है वह उसे क्यों फॉलो कर रही है। फिर सूक अलग अलग तरीके से बचने की कोशिश करती है, लेकिन चालाक जेम्स तब तक समझ चुका था कि सूक एक जासूस अधिकारी है। ये समझते हुए जेम्स जल्दी से वहां से भाग जाता है। वहीं हैंक अब रेस्टोरेंट के पास पहुंच चुका था और सूक से जेम्स बाहर जाते समय रेस्टोरेंट में एक चाकू लेकर गया था। फिर जेम्स के सामने हैंक का सामना होता है और अचानक जेम्स बहुत बुरी तरह हाथ में चाकू लेकर हमला कर देता है। फिर हैंक को घायल कर जेम्स वहीं से भाग जाता है। इसके बाद सूक जेम्स के पीछे भागती है, लेकिन उस समय बाहर बहुत बारिश हो रही थी और बारिश में सारे छातों के बीच सूक फिर से जेम्स को खो देती है। सूक सड़क पर बैठकर पागल की तरह रोने लगती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। सूक देखती है कि कुछ दूर पर जेम्स चल रहा है। असल में बारिश के कारण जेम्स उस समय एक दुकान के नीचे आश्रय ले रहा था। फिर सूक फिर से जेम्स का पीछा करती है और बाकी टीम के सदस्यों को सूचित कर देती है। वहीं हैंक प्राथमिक चिकित्सा लेकर कुछ हद तक स्वस्थ हो जाता है। सूक जेम्स का पीछा करते करते अंडरग्राउंड के एक परित्यक्त स्टेशन में पहुंच जाती है। फिर टीम से सूक के संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वह उस समय ऑफलाइन है। फिर हैंक मैप देखकर यह कोशिश करता है कि कौन से एरिया में मोबाइल नेटवर्क नहीं होता। तब हैंक उस अंडरग्राउंड स्टेशन को पहचानता है और टीम के बाकी सदस्यों को वहां भेज देता है। हालांकि उन्हें गोली चलाने का आदेश नहीं था, लेकिन अब जेम्स को देखा मात्र गोली चलाने की अनुमति सभी को दी जाती है, क्योंकि जेम्स के हाथों देश को बहुत नुकसान हुआ है और कई लोग मारे गए हैं। दूसरी ओर स्टेशन से ट्रेन गुजरते वक्त अचानक जेम्स सूक की एड में छिप जाता है। सूक उसे ढूंढने लगती है, लेकिन पीछे से जेम्स आश्चर्यजनक रूप से सूक को गन पॉइंट पर ले आता है। ऐसे समय में टीम के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन सूक को गन पॉइंट पर रखने के कारण वे जेम्स पर गोली नहीं चला पा रहे थे। तभी सूक चतुराई से एक चाकू से जेम्स के पैर पर हमला कर एक तरफ हट जाती है। अब जेम्स पकड़ा जाएगा या गोली से मारा जाएगा। ऐसे समय में एक और ट्रेन आने लगती है। तभी जेम्स कूदकर ट्रेन के दूसरी तरफ चला जाता है। चूंकि सूक पहले ही जेम्स के पैर पर हमला कर चुकी थी, इसीलिए वह तेजी से नहीं दौड़ पा रहा था। टीम के सदस्य उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। जेम्स स्टेशन के बाहर निकलकर देखता है कि हैंक पिस्टल हाथ में लिए सामने खड़ा है। अब हैंक कुछ नहीं करना चाहता। वह लगातार कुछ शॉट्स लेकर जेम्स को वहीं मार देता है। फिर हैंक सूक की दक्षता और साहस के लिए उसकी पदोन्नति की व्यवस्था करता है। नई यूनिफॉर्म पहनकर हैंक और सूक सहित सभी लोग अपने मृत सहकर्मी की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगले दृश्य में दिखता है कि जेम्स से जुड़ी अन्य बड़े डाकुओं की पहचान करने के लिए उन्होंने फिर से एक नया मिशन शुरू किया है। अब इस मिशन की टीम लीडर की जिम्मेदारी सूक को मिलती है और यही फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, जेम्स की इस दुष्ट डकैती की कहानी से हम सीखते हैं, जेम्स जब समझता है कि उसका जीवन खतरे में पड़ चुका है तो वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके उच्च अधिकारी उसे काम करने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए अपने जीवन और निर्णयों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और यदि कुछ गलत हो जाता है तो उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि जिम्मेदारी लेकर उसके परिणाम का सामना करना चाहिए। सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, ये एकाग्रता, धैर्य और आत्मविश्वास का एक सुंदर संयोजन है। जैसे तुम खुद पर विश्वास करोगे, वैसे ही सफलता तुम्हारे पदचिह्न का अनुसरण करेगी। ऐसा एक सफल आज हम ऐसे कुशल चोर की कहानी जानेंगे जिसे पकड़ना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वह पुलिस की आंखों के सामने चोरी करता था, लेकिन सिर्फ सबूतों के अभाव में पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई। अब यह चोर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी की मास्टर प्लान को हकीकत में बदलना चाहता है, लेकिन सवाल यह है, क्या पुलिस उसकी इस चोरी को रोक पाएगी? पूरे मूवी में एक के बाद एक हैरान कर देने वाले ट्विस्ट हैं, जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे और सोचने लगेंगे कि कैसे एक चोरों की टोली इतनी सटीक तरीके से मास्टर प्लान बनाती है और उसे सफलतापूर्वक अंजाम देती है। इस दुष्ट सफल डकैती की पूरी एक्सप्लेन्ड वीडियो देखना चाहो तो इस वीडियो पे क्लिक करो।